Top 10 questions Indian patients ask about prostate cancer treatment. Namaskaram, ladies and gentlemen. My name is Nikhil, and I have Dr. Ashish Sabarwal with me. He's a robotic surgeon, he's a urologist, and he has been working with a lot of patients. तो इन patients के ना बहुत सारे questions होते हैं. तो what we did is we picked up 10 questions so that you can have a clear understanding of how a prostate cancer treatment happens. Let's start the video, ladies and gentlemen. Dr. Ashish, my first question would be: is prostate cancer curable? यस डेफिनेटली। प्रोस्टेट कैंसर एक स्लो ग्रोइंग कैंसर है, तो काफ़ी टाइम्स हम लोग उसको अर्ली स्टेज में पकड़ लेते हैं। जब अर्ली स्टेज में कैंसर डायग्नोस होता है तो उस टाइम डेफिनेटली रोबोटिक सर्जरी या रेडिएशन से 100% क्योरेबल है। और अगर कई पेशेंट्स एडवांस स्टेज में भी डायग्नोस हुए तो आजकल के मॉडर्न ट्रीटमेंट से हार्मोन थेरेपी, सेकेंड जनरेशन हार्मोन थेरेपी या टारगेटेड थेरेपी, ल्यूटिशियम थेरेपी, बहुत सारे ऐसे ट्रीटमेंट्स हैं जिससे एडवांस स्टेज कैंसर भी काफ़ी टाइम के लिए कंट्रोल करा जा सकता है और लाइफ प्रोलॉन्ग करी जा सकती है। सो मेरा सेकंड क्वेश्चन है कि किसी पेशेंट को कैसे पता चलेगा ही इज ऑन व्हाट स्टेज ऑफ द कैंसर? देखिए, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है बिकॉज काफ़ी पेशेंट्स को जब पता चलता है कि उनका स्टेज 3 कैंसर है या स्टेज 4 है, बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसका मतलब क्या है। तो सिंपल लैंग्वेज में, अगर कैंसर सिर्फ प्रोस्टेट के अंदर है तो उसको लोकलाइज कैंसर बोलते हैं और वो स्टेज 1 होता है। अगर कैंसर थोड़ा सा बाहर निकल रहा है तो वो स्टेज 2 और 3 हो सकता है। और अगर कैंसर प्रोस्टेट से निकल के लिम्फ नोड्स में या बोन्स के अंदर या लिवर में या कई लोगों का चेस्ट में या इवन ब्रेन में मेटास्टेसिस हो जाता है, स्प्रेड हो जाता है, उस चीज़ को स्टेज 4 कैंसर बोलते हैं। एंड ऑल द स्टेजेस आर क्यूरेबल? स्टेज 1 एंड 2 आर यूजली क्योरेबल बाय सर्जरी और रेडिएशन, बट स्टेज 4 जो होता है वो सिर्फ कंट्रोलेबल होता है, मतलब उसको हम लोग कैंसर को कंट्रोल रख सकते हैं, लाइफ प्रोलॉन्ग कर सकते हैं, लेकिन 100% क्योर उसका पॉसिबल नहीं है। सर, अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर द ट्रीटमेंट ऑप्शंस फॉर प्रोस्टेट कैंसर? प्रोस्टेट कैंसर के 3 ट्रीटमेंट ऑप्शंस होते हैं। नंबर 1, सर्जरी आजकल हम रोबोटिक सर्जरी से करते हैं, जिसमें इंस्ट्रूमेंट्स की प्रिसिजन से हम लोग एग्जैक्ट सर्जरी करते हैं जिससे साइड इफेक्ट्स भी कम हो और कैंसर भी क्योर हो जाए। सेकेंडली, रेडिएशन, जिसमें हम पूरे प्रोस्टेट को, सराउंडिंग एरियाज को बर्न कर देते हैं रेडिएशन से। और थर्डली, हार्मोन थेरेपी। हार्मोन थेरेपी से मेनली टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है मेल्स का, जो कैंसर को सप्रेस करता है। तो हम लोग हार्मोन थेरेपी से टेस्टोस्टेरोन को सप्रेस करते हैं जिससे कि कैंसर भी कंट्रोल रहे। और काफ़ी बारी एक ही ट्रीटमेंट काफ़ी नहीं होता कैंसर के लिए, हम लोग इनके कॉम्बिनेशन करते हैं। कई लोगों को सर्जरी प्लस हार्मोन करते हैं, कईयों को सर्जरी प्लस रेडिएशन करते हैं, कई लोगों को रेडिएशन प्लस हार्मोन करते हैं। तो डिपेंडिंग ऑन पेशेंट की एज क्या है या पेशेंट का किस स्टेज पर कैंसर है, हम लोग ट्रीटमेंट प्लान डिसाइड करते हैं। सो मेरा अगला क्वेश्चन है, इज रोबोटिक सर्जरी बेटर देन ओपन सर्जरी? तो रोबोटिक सर्जरी डेफिनेटली ओपन सर्जरी से ज़्यादा बेटर है। कई चीज़ें होती थी, जैसे कि प्रेगनेंसी के अंदर, डिलीवरी के अंदर, सिजेरियन के टाइम पे पेट काट के बच्चा निकालना है, तो वो चीज़ अभी तक गोल्ड स्टैंडर्ड है, क्योंकि बच्चा कभी रोबोट से या छोटे होल से नहीं निकाला जा सकता, उसके लिए पेट काट के बच्चा निकलता है। लेकिन प्रोस्टेट कैंसर में पहले ओपन सर्जरी होती थी, उस टाइम पे बहुत बड़े इंसिजन से डीप पेल्विस हम सर्जरी करते थे, उससे ब्लड लॉस भी ज़्यादा होता था, इन्फेक्शन भी ज़्यादा होती थी, रिकवरी भी डिलेड होती थी, और बाद में यूरिनरी प्रॉब्लम्स या इरेक्टाइल प्रॉब्लम्स काफ़ी थी। अब रोबोटिक सर्जरी के आने से छोटे छोटे होल से, बिना किसी मेजर कट के, लेस ब्लीडिंग से हम लोग पूरी सर्जरी बहुत प्रिसाइसली कर देते हैं। प्रिसाइस मतलब कि अगर हमारा हैंड जो होता है वो हम 1 सेंटीमीटर मूव करेंगे, रोबोटिक आर्म सिर्फ 1 मिलीमीटर मूव करेंगे, तो बिल्कुल प्रिसाइस मूवमेंट होती है, जिससे कि ब्लड लॉस कम होता है और यूरिनरी लीकेज या इरेक्शन प्रॉब्लम की रिकवरी भी काफ़ी जल्दी होती है। तो लेस ब्लड लॉस, क्विकर रिकवरी, लेस पेन, सारे एडवांटेज हैं रोबोटिक सर्जरी के। लेकिन एक चीज़ याद रखिए कि सिर्फ रोबोट होना काफ़ी नहीं है, एक एक्सपीरियंस रोबोटिक सर्जन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको पता है कि अच्छी तरह वो रोबोट कैसे चलाते हैं, ताकि आपके रिजल्ट्स बेस्ट आएँ। सर, विद दिस आई वांट टू ब्रेक द मिथ एज वेल कि सम पीपल बिलीव कि रोबोटिक सर्जरी सिर्फ रोबोट कर रहा है। सो देयर इज अ डॉक्टर हु इज ट्रेन्ड, इज बिहाइंड द रोबोट। आई वांट यू टू से ऑन दैट। या डेफिनेटली, लाइक रोबोट एक मशीन है, वो अपने आप काम नहीं करती है। तो पेशेंट में से पूछते हैं कि अगर सर्जरी रोबोट करता है, आपका क्या काम है? तो एक्चुअली रोबोट अपने आप सर्जरी नहीं करता है। रोबोट हम पेशेंट के पास डॉक करते हैं और उसके इंस्ट्रूमेंट्स पेशेंट के अंदर जाते हैं, लेकिन उसकी मूवमेंट सारी हम लोग एक कंसोल पे बैठ के जॉयस्टिक से और फुट पेडल से कंट्रोल करते हैं। और जो भी मूवमेंट्स हम लोग करेंगे वो वाली ज़्यादा प्रिसाइज मूवमेंट्स पेशेंट्स की बॉडी में रोबोट करता है। सो इट्स ऑलवेज द सर्जन हु इज़ कंट्रोलिंग द रोबोट, बट द मूवमेंट्स आर वेरी प्रिसाइज बाय द रोबोट। सो एक्चुअली रोबोट और सर्जन दोनों हैंड इन हैंड काम करके बेटर आउटकम्स देते हैं। सर, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करना चाहूँगा। इट्स अ वेरी जनरल क्वेश्चन वेयर पीपल फील स्केयर्ड ऑफ सर्जरी। सो दिस क्वेश्चन इज आई थिंक वेरी रिलेटेबल टू द इंडियन ऑडियंस कि कैन दे टेक मेडिसिन इंस्टेड ऑफ सर्जरी? तो एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि जब मैं पेशेंट्स को ये ऑप्शन देता हूँ कि आपको सर्जरी करानी चाहिए, तो वो कहते हैं कि कोई ऐसा तरीका नहीं है कि हमारा दवाइयों से ही ठीक हो जाए।
तो देखिए, अगर आप एल्डरली हैं, सर्जिकली फिट नहीं है, या कैंसर ऐसी स्टेज पे है कि आपका सर्जरी से वैसे भी क्योर नहीं हो सकता, तो डेफिनेटली दवाइयाँ हैं जिससे हम लोग कैंसर को कंट्रोल करते हैं और आपको ज़्यादा प्रॉब्लम भी नहीं होती। लेकिन अगर आप फिट हैं और आपका कैंसर लोकलाइज्ड है, तो बेस्ट ट्रीटमेंट ये है कि आप सर्जरी से या रेडिएशन से कैंसर को क्योर करें, क्योंकि दवाइयाँ जो होती हैं सिर्फ कैंसर को कुछ टाइम के लिए कंट्रोल करके रख सकती हैं, और उसके बाद फिर वो कैंसर फिर से बढ़ने लगता है। दूसरी चीज़, ये दवाइयाँ जो होती हैं वो बॉडी का हार्मोन काम करती हैं, और उससे बॉडी में काफ़ी साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, जैसे कि हार्ट पे प्रेशर पड़ता है, लोगों का ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, लोगों का वेट गेन हो जाता है, लोगों को डायबिटीज़ डेवलप हो जाता है। तो काफ़ी सारे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं इन दवाइयों के। तो दवाइयाँ उन्हीं को लेनी चाहिए जो सर्जरी करा नहीं सकते, या कैंसर ऐसी स्टेज पे है जिसमें क्योर नहीं कर सकते, तो दवाई से उसको कंट्रोल करा जाए। What is the sexual function after the treatment? How one can expect a change in their sex life after the treatment? यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आपको समझना चाहिए कि प्रोस्टेट की जो एनाटमी ऐसी है कि जो नर्व्स होती हैं इरेक्शन की, वो प्रोस्टेट के बहुत पास होती हैं। तो हम जब सर्जरी करते हैं या रेडिएशन करते हैं तो वो नर्व्स में भी डैमेज होने का डर होता है। तो इसलिए इरेक्टाइल डिस्फंक्शन एक कॉमन साइड इफ़ेक्ट है सर्जरी का या रेडिएशन का, दोनों का। लेकिन इस चीज़ को हम प्रिवेंट करने के लिए सारी प्रिकॉशंस लेते हैं। हम लोग नर्व स्पेयरिंग सर्जरी करते हैं, उसमें हम लोग ऐसे कोशिश करते हैं कि पूरा कैंसर भी निकल जाए और नर्व्स डैमेज ना होए। उसके बाद हम लोग प्रोस्टेट को निकालने के बाद एमनियोटिक रैप लगाते हैं जिससे नर्व रीजनरेशन होए। तो सर्जरी में हम ये प्रिकॉशन लेते हैं। इसके बाद रोबोटिक सर्जरी में डेफिनेटली ये नर्व्स को प्रिजर्व करने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। इसके अलावा सर्जरी के बाद भी पिनाइल रिहैबिलिटेशन करते हैं, जिसमें हम एक्सरसाइज बताते हैं, दवाइयाँ बताते हैं, वैक्यूम थेरेपी, पिनाइल इंजेक्शन, सारे ऑप्शन देते हैं जिससे आपका इरेक्शन की प्रॉब्लम क्योर होए। तो मैं पेशेंट्स को हमेशा बोलता हूँ कि डेड मैन कैन नॉट हैव सेक्स। तो अगर आपको कैंसर है तो सबसे पहले आप कैंसर को क्योर करिए। इरेक्शन की काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम होती नहीं है, और अगर होती भी है तो वो ईजिली क्योरेबल है। ऐसा नहीं है कि आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो गया और उसके बाद उसका कोई ट्रीटमेंट ही नहीं है और आप वैसे ही इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के मरीज बने रहेंगे। 100% ये क्योरेबल है। सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको कैंसर क्योर करना चाहिए, क्योंकि अगर कैंसर भी स्प्रेड कर रहा है तो बॉडी में ऐसे साइड इफेक्ट्स होते हैं कि चाहे नर्व्स डैमेज भी ना हो, तभी भी आपकी बॉडी में ऐसे साइड इफेक्ट्स होंगे, बॉडी एक्स होंगी, ओवरऑल दवाइयाँ चलेंगी जिससे आपकी बॉडी वीक होएगी, जिससे आप वैसे भी सेक्स नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले अपना कैंसर क्योर करो, और उसके बाद अगर इरेक्शन की प्रॉब्लम होती है उसके 100% ट्रीटेबल है, उसके बहुत सारे ट्रीटमेंट्स हैं। सर, एक मेजर साइड इफेक्ट आता है यूरिनरी लीकेज का। आई वांट यू टू टॉक ऑन दैट सर। या सो अगेन, जो यूरिन कंट्रोल का स्फिंक्टर है वो प्रोस्टेट के बहुत पास होता है। तो जब हम सर्जरी करते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि उस यूरिनरी स्फिंक्टर को हम बचाएं। हम लोग पहले जब सर्जरी करते थे पूरा का पूरा प्रोस्टेट के अराउंड जो लिगामेंट्स होते थे, मसल्स होती हैं, उन सबको काट के प्रोस्टेट को बाहर निकालते थे। अब हम लोग हुड टेक्निक करते हैं जिसमें इन सब लिगामेंट्स को और मसल्स को हम लोग बचा के सिर्फ प्रोस्टेट को बाहर निकालते हैं, जिससे प्रोस्टेट भी बाहर निकल जाए और ये लिगामेंट जो यूरिनरी कंट्रोल के हैं वो सारे डिस्टर्ब ना होए। तो उससे यूरिनरी लीकेज की प्रॉब्लम ज़्यादा होती नहीं है। यूजुअली अगर किसी को होती भी है तो विद इन 2 to 3 मंथ्स ठीक हो जाती है। और इन 2 to 3 मंथ्स में भी ऐसा नहीं होता कि पेशेंट्स बिल्कुल ही बेड रिडन रह गए। वो डाइपर पहन के और मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए एक्सरसाइज करके और दवाइयाँ लेके अपनी नॉर्मल लाइफ लीड कर सकते हैं। 2-3 मंथ्स के बाद सारी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। सर, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, अगर किसी इंसान को प्रोस्टेट कैंसर है, क्या उनके बच्चों को भी प्रोस्टेट कैंसर हो सकता है? ये जेनेटिकली पास ऑन होता है? यस, डेफिनेटली प्रोस्टेट कैंसर का जेनेटिक पास ऑन का प्रोबेबिलिटी बहुत हाई होती है। तो जिन बच्चों के फादर को प्रोस्टेट कैंसर होए या मदर को ब्रेस्ट कैंसर होए, BRCA जीन होती है, तो वो BRCA जीन ट्रांसफ़र अगर हो जाए तो उन बच्चों को, मेल्स को, प्रोस्टेट कैंसर ज़्यादा होता है। तो अगर आपकी मदर को ब्रेस्ट कैंसर है तभी भी आपको प्रोस्टेट कैंसर हो सकता है। अगर आपके फादर को प्रोस्टेट कैंसर है तभी आपको प्रोस्टेट कैंसर हो सकता है। तो इसका ये मतलब है कि जैसे नॉर्मली पेशेंट्स, हम लोग PSA टेस्टिंग नॉर्मल लोग 50 की बात करते हैं, लेकिन जिनके फैमिली में प्रोस्टेट कैंसर हुए वो लोग, बच्चों को 40 ईयर्स के बाद PSA टेस्टिंग करनी चाहिए। सो यूजुअली हाउ मच डज अ ट्रीटमेंट कॉस्ट इन इंडिया? देखिए, रोबोटिक सर्जरी जो होती है उसके एडवांस टेक्नोलॉजी है, एडवांस मशीन्स हैं, इसलिए उसकी कॉस्ट थोड़ी ज़्यादा है। सारा मिला के करीब 6.5 लाख रुपए की कॉस्ट आती है रोबोटिक सर्जरी प्रोस्टेट कैंसर के लिए। अगर रेडिएशन करें, रेडिएशन की करीब 3-4 लाख रुपए कॉस्ट आती है। इसके अलावा हार्मोन थेरेपी करें तो हार्मोन थेरेपी की काफ़ी कम है, वो दवाइयाँ हैं जो आपको हर 2-3 महीने में लेनी होती हैं। आजकल ज़्यादातर सारी इंश्योरेंसेज रोबोटिक सर्जरी को कवर कर रही हैं, तो आपको डरने की बात नहीं है, आपका ट्रीटमेंट ऑलमोस्ट कैशलेस हो सकता है। So this would be my last question. If someone got treated, can they live a normal life after the treatment? यस, डेफिनेटली। अगर आपका अर्ली कैंसर है और आप रोबोटिक सर्जरी से ट्रीटमेंट करा लें तो आप कैंसर फ्री हो जाओगे। थोड़े टाइम में यूरिन प्रॉब्लम भी ठीक हो जाएगी, इरेक्शन भी वापस आ जाएंगी। इन सब के ट्रीटमेंट्स भी होते हैं, वो ट्रीटमेंट करके भी आप नॉर्मल हो सकते हैं। तो बेसिकली 3-3.5 महीने के बाद आपका बिल्कुल नॉर्मल लाइफ जिएगी।
आपको सिर्फ डॉक्टर से रेगुलरली फॉलोअप करना चाहिए, पीएसए टेस्ट रेगुलरली करना चाहिए, हर 3 महीने में, हर 6 महीने में पीएसए टेस्ट करके अपने डॉक्टर को आपको कॉन्टैक्ट करके आपको रिपोर्ट भेजनी चाहिए। तो आपका अर्ली कैंसर है, रोबोटिक सर्जरी से टोटली क्योर हो जाता है और आप 3-3.5 महीने के बाद बिल्कुल नॉर्मल लाइफ जियोगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बल्कि लाइफ आपकी बेटर ही हो जाती है, क्योंकि आपको पता है कि बॉडी में कैंसर था, वो पूरा निकल गया है और अब आप कैंसर फ्री हो।